स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में या अपने डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि कई प्रकार के हमारे आसपास कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस से आशय जैसे गर्मियों के दिनों में यदि हम दूध को काफ़ी देर तक कमरे के टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ दें तो उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे बारिश के मौसम में हम लोहे की चीज़ों को खुली हवा में छोड़ देते हैं या पानी में छोड़ देते हैं तो उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो जैसे गर्मी के दिनों में दूध का फटना, बारिश के दिनों में या नमी के संपर्क में आने पर लोहे की वस्तुओं पर लाल भूरी परत जम जाना अर्थात जंग लग जाना, या भोजन का पकना, हमारे शरीर द्वारा भोजन का पचा लेना, हमारे द्वारा सांस लेना, पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाना, फ़ोटो खींचना या फ़ोटोग्राफी करना, ये सब हमारे आसपास होने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हमें ये बताते हैं कि हर जो अभिक्रिया है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इन सभी जो उदाहरण हमने अभी देखे, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति कुछ और थी, शुरुआत में वो कुछ और थी और अभिक्रिया के दौरान उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया या उसके गुणों में परिवर्तन आ गया। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। आज का हमारा टॉपिक यही है, रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। यदि हम इसकी जो राख है जलने के बाद, मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद इसकी राख को हम वॉच ग्लास में इकट्ठा करें और फिर उसका हम टेस्ट करें तो हमको समझ में आएगा कि उसके जो गुण हैं वो इस मैग्नीशियम के गुण से भिन्न थे। अर्थात मैग्नीशियम में जो भी गुण रहे थे वो दहन के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमको प्राप्त हुआ उसमें वह गुण नहीं थे। अर्थात प्रारंभिक पदार्थ की प्रकृति, अंतिम पदार्थ की प्रकृति दोनों ही अलग अलग थी। यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है या अभिक्रिया के दौरान या क्रिया के दौरान गैस निकलती है या तापमान में कोई परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि उपरोक्त जो परिवर्तन हैं इनसे हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे आसपास अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे सीमेंट का जमना, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना आदि। अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। आप लोगों ने कभी सोचा है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जब दहन करते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यदि हम इसको शब्दों में लिखें तो लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हमने जो ये देखा ये हमारा शब्द समीकरण था। हमने अभी ये जो लिखी अभिक्रिया ये शब्द समीकरण थी। किसी भी अभिक्रिया को शब्दों में लिखना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए हम उसको उनके प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और जब ये मिलकर बन जाते हैं तो हमारा हो जाता है 2MgO। ये प्रतीकात्मक हम जो तत्वों के प्रतीक हैं उनका इस्तेमाल कर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस तरफ के जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं वे अभिकारक
या क्रियाकारक कहलाते हैं, जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और तीर के राइट हैंड साइड जो होते हैं वे उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड स्थित तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो वे उत्पाद बनाते हैं। हमेशा किसी भी रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज़ें होती हैं वो अभिकारक या क्रियाकारक होती हैं, और राइट हैंड साइड जो भी चीज़ें होती हैं वो उत्पाद या क्रियाफल होती हैं। आपने ऊपर अभिक्रिया में देखा था, इस अभिक्रिया में देखा था कि शब्दों की अपेक्षा यदि हम उसको रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो ये हमारे लिए और अधिक सरल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कोई अभिक्रिया, मान लो मैग्नीशियम लिया और वायु की उपस्थिति में उसको हमने गर्म करा तो ये अभिक्रिया हुई। तो ये जो है ये अभिक्रिया का ढांचा स्वरूप है, मतलब ये अभी बैलेंस नहीं है। हमने मोटे तौर पर मैग्नीशियम का Mg लिख लिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ये अभी अनबैलेंस्ड है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा LHS पोर्शन है और जो RHS पोर्शन है ये दोनों बराबर रहें। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी फ़िलहाल ये कैसा समीकरण है? असंतुलित समीकरण है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ढांचा समीकरण। अब हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा 9th में आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं अभिक्रिया के पश्चात उसके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमको कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। अब हम देखेंगे एक और समीकरण। जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अभी मैंने ये जो लिखा को लिखने में मुझे काफ़ी समय लगा। अर्थात ये एक व्यवहारिक तरीका नहीं है, इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण अधिक व्यवहारिक नहीं होते। यदि हम इनको सूत्रों के रूप में लिखते तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता। Zn माने जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या बना हमारा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा कि हमने किसी भी समीकरण को, कोई भी समीकरण हो, उसको हम सूत्र रूप में लिखते हैं तो वह हम आसानी से लिख पाते हैं। स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया में अब हम तीर का ये जो निशान है इसके दोनों ओर के जो तत्व हैं उनकी संख्या की तुलना करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको तत्वों को एक टेबल बनाकर लिखना रहता है। ये LHS पोर्शन है, ये RHS पोर्शन है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तत्व LHS RHS। इस प्रकार से हम टेबल बना लेते हैं। पहला तत्व हमारा है जिंक। यहाँ पर कितने हैं जिंक? 1। RHS साइड भी हमारा जिंक कितना है? हम यदि इस यौगिक में देखें, इस कंपाउंड में देखें तो जिंक हमारे पास 1 है। दूसरा तत्व हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। LHS साइड, RHS साइड भी देखें तो ये 2 हैं। अब हम लेते हैं सल्फ़र। सल्फ़र देखें यहाँ पर हम LHS साइड, H2SO4 में 1 ही सल्फ़र है, ठीक है। LHS साइड 1 सल्फ़र लिख दिया। RHS साइड भी देखें हम तो 1 ही सल्फ़र है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन देखते हैं
यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। ZnSO4 में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। इस प्रकार से जब हमने अवलोकन किया तो हमको पता चला कि LHS साइड एंड RHS साइड दोनों जगह, दोनों ओर जो हमारे तत्व हैं उनकी संख्या समान है। अतः ये रासायनिक समीकरण कैसा हो जाएगा, उपरोक्त रासायनिक समीकरण कैसा हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिसे है कि हमें संतुलित करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है इसके चारों ओर हम बॉक्स बना लेंगे। इन जो सूत्र हैं इनको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। इस बॉक्स में हमने इसलिए बंद किया हुआ है ताकि हम जो भी बदलाव करें इनके बाहर करें, इनके अंदर नहीं करें। अर्थात अंदर स्थित H2 में कोई चेंजेस नहीं करें, 3 में कोई चेंजेस नहीं करें, Fe3O4 के 4 में कोई चेंजेस नहीं करें, हाइड्रोजन के 2 में कोई चेंजेस नहीं करें। जो भी हमें चेंजेस करना है वो इन बॉक्स के बाहर करना है। सबसे पहले हमने इस प्रकार से इस अभिक्रिया को यहाँ पर लिख लिया, बॉक्स के अंदर भर दिया। इसके बाद हम देखेंगे जो LHS साइड है और RHS साइड है वहाँ पर तत्वों की क्या स्थिति है। स्थिति माने संख्या क्या है। यहाँ पर तत्व लिखा, यहाँ पर LHS, यहाँ पर RHS। LHS साइड सबसे पहले हम देखेंगे Fe यहाँ कितने हैं, LHS साइड 1 है, RHS साइड 3 है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। LHS साइड कितने हैं, 2 हैं, RHS साइड भी 2 हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। LHS साइड ऑक्सीजन की संख्या 1 है और RHS साइड ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि ये जो हमारी अभिक्रिया है ये पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम उसमें उपस्थित अधिक अणुभार वाले तत्व को लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, LHS साइड और RHS साइड 1 है। तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को ही उठाया। ऑक्सीजन स्टार्टिंग में कितना था, 1, जो कहाँ था, H2O में था। उसके बाद उत्पाद में देखें हम तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है जो Fe3O4 में है। अब इसको बैलेंस्ड करने के लिए हमने क्या करा, जो 1 था ऑक्सीजन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस कंडीशन में हमारे पास जो रिएक्शन आई वो ये आई, Fe + 4H2O Fe3O4 + H2। अब हम यहाँ देखें तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन की स्थिति बदल चुकी है। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए हैं, यहाँ पर अब 8 हो चुके हैं बैलेंस्ड करने की पोजीशन में। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब इन 2 हाइड्रोजनों को 8 में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। इस प्रकार से हमारी जो अभिक्रिया है वो बैलेंस हो गई है। Fe1 और बैलेंस होने वाली है। यहाँ पर Fe देखें तो यहाँ 3 है। अब इस Fe को 3 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम F3 आगे लगा देंगे। तो हमारे पास Fe कितने हो गए, दूसरी तरफ भी Fe की कंडीशन क्या हो गई, 3 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ भी हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इस प्रकार से हम देखें तो हमारे जो LHS साइड Fe है वो 3 है, RHS साइड भी वो 3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 8 हो गया, LHS साइड 4 दूनी 8, ये भी 8 हो गया। और RHS साइड भी हमने आगे 4 लगा दिया तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ पर हमने 4 लगा दिया था आगे, तो ऑक्सीजन भी हमारा 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये हमने आज पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज़ हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।